हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, है ना। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में गति अब है एनसीईआरटी का ये बिंदु है तीसरा, अध्याय 4 का तीसरा बिंदु है, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, चुंबकीय क्षेत्र में गति। इससे पहले के हमने चुंबकीय क्षेत्र में गति पर बात की और उदाहरण भी किए। अब जो भी बिंदु थे, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ये सारे मैंने लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हम इस अध्याय में या किसी भी अध्याय में हम ऐसा ही करते हैं। शुरू में कुछ क्लास हम ऐसी करते हैं जो लगातार हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर बिंदु दर बिंदु चलते हैं। यानी जो बिंदु होता है, कोई भी पॉइंट होता है जो तथ्य के आधार पर विभाजित किया गया है पाठ्यक्रम में या किताब के अनुसार है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु एक तथ्य पर एक क्लास करेंगे। ये क्लास का समय 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उस टॉपिक की क्या लंबाई है, वो कितनी देर में पूरा हो रहा है। टॉपिक है एनसीईआरटी का हल है, और आपकी खुशी के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए, आपकी योग्यताएं बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से जो भी आंकिक उदाहरण है वो इसमें है। और अध्याय के बाद फिर आंकिक उदाहरण और होते हैं, फिर वो अलग से भी मिलेंगे आपको, वीडियो में लगे मिलेंगे आपको, अपने कोर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। चुंबकीय क्षेत्र में गति, ठीक, कुंडलिनी गति, हेलिकल मोशन, है ना, इस पे हम बात करेंगे। इसका सूत्र बनाएंगे, इसके जो सूत्र होते हैं, और फिर एक उदाहरण है वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है 4-3, ओके। ऐसे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गति। क्षेत्र में गति, देखिए यहाँ बात आई है चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो ये गति है बेसिकली आवेशित कण की गति। मैं इस पर बात करूँगा क्योंकि आवेशित कण की गति पर ही हम यह बात कर रहे हैं, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति किसकी भाई? आवेशित कण की गति। अब आवेशित कण की गति का आधार क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे? हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश को हम मानेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उस पर लॉरेंज का बल लगाएंगे और उसके आधार पर देखेंगे भाई वो किस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चुंबकीय क्षेत्र दे देते हैं इस तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस तरीके से हमने बना दिया। देखो इसको, ये देखो, ये बना दिया मैंने। ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैंने दिखाया बी से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ठीक, अब कोई कण मान लीजिए किसी कोण पर, कोई कोण बनाते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र से और यहाँ कहीं फेंक दिया जाता है। मान लीजिए सबसे बड़ी बात, सबसे आसान सी बात, सबसे बड़ी बात भी है सर जी और सबसे आसान सी बात भी है सर जी। हाँ, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सामान्यतया कोण का इस्तेमाल नहीं होता, और आसान सी बात इसलिए है कि आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए। कहता है इस पे कहीं से, किसी बिंदु से कोई कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कोण बनाते हुए किसी धनात्मक आवेश को, ये देखिए धनात्मक आवेश, क्या मान लूँ इसे मान लेता हूँ क्यू, और एक वेग, कितना वेग दे दूँ इसे? वेग इसको दिया मैंने वी वेग देते हुए फेंक दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर जो बल है, जो लॉरेंज का बल है, ठीक, वो बल क्या है? अगर मैं उस पर विचार करूं थोड़ा सा, तो चुंबकीय बल है क्यू वी क्रॉस बी, ये वो चुंबकीय बल है। अब यहाँ पर ये बल काम करेगा क्योंकि हम जानते हैं वी और बी के बीच में अगर कोई कोण है तो वो थीटा है। यानी वेग का वो अवयव या वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जाता है, ये उस पर काम करेगा। अगर मैं इसका परिमाण लिख लूँ तो परिमाण की बात करूँ अगर मैं, तो समझ में आ रहा होगा, ये तो सर जी बहुत आसान है, ये लो साइन थीटा, ये बन जाएगा।
दो राशियों का सदिश गुणनफल है। तो बात सीधे समझ में आ रही है कि v साइन थीटा का जो अवयव है, जो घटक है, ये उस पर काम कर रहा है। और ये क्या बन गया? ये बन जाता है अभिकेंद्रीय बल। तो ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ घुमाता है। ठीक, अब कैसे घूमेगा वो बात करेंगे। कुल मिला के इस वेग के दो अवयव बनाने हमारे पक्के हैं। तो थीटा की दिशा के अनुसार, अगर थीटा की दिशा के अनुसार, थीटा की कोण की या बी की दिशा के अनुदिश, दिशा के अनुगत या दिशा में हम चलें तो कौन सा कोण है, कौन सा घटक है? v cos थीटा। अब आप देख रहे हैं कि v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग का अवयव है। इस पे बल नहीं लगेगा। देखिए नहीं आया, कहीं नहीं आया cos थीटा। और इसके बाद दूसरा जो घटक है ये गया, वेग का ये घटक। कौन सा घटक है ये है v साइन थीटा। सर जी इस पर तो बल लगेगा, इस पर तो बल लगेगा, ये तो पक्का वृत्ताकार गति में घूमेगा। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये वृत्ताकार गति में घूमेगा, यानी ये कण एक वृत्ताकार गति में घूमेगा। कौन से अवयव के कारण? इसके कारण। सर जी घूमते हुए आगे भी चलेगा, तो कौन चलाएगा आगे? आगे की तरफ चलाएगा ये वाला v cos थीटा, इसको आगे लेके जाएगा। ठीक, अब दोनों प्रकार की गति, यानी वृत्ताकार गति और आगे जाने वाली गति। तो आगे जाने वाली गति समझ में आ रही है भाई, v cos थीटा से कण आगे बढ़ रहा है, बात सही है। लेकिन ये जो है, ये जो वृत्ताकार गति है, इस बल को इस घटक के साथ में अभिकेंद्रीय बल से संतुलित करते हुए हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, मतलब कितनी त्रिज्या पर ये घूमेगा। ठीक, तो क्या करते हैं उसके लिए? mv साइन थीटा का स्क्वायर बटे r क्यू v साइन थीटा b। देखो ये मैंने बस संतुलित कर दिया बल को। इस क्यू वी बी साइन थीटा को एम वी साइन थीटा, वी साइन थीटा क्यों लगाया? क्योंकि वेग का वो घटक जो वृत्ताकार गति पर है वो कौन सा है? वी साइन थीटा है, वो ही घूम रहा है वृत्ताकार गति पे। अब यहाँ से एक वी साइन थीटा को तुम काट लो, तो त्रिज्या जो बन के आ रही है वो आ रही है एम वी साइन थीटा बटे बी क्यू। कहता है सर जी ये है वो त्रिज्या जिस पर ये घूम रहा है। चलिए अब इस त्रिज्या पे घुमाते हैं, चलेगा कैसे? घूमते हुए आगे बढ़ेगा। देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चक्करों को दिखाने के लिए कुछ चित्र में कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे दिखाई दे। अब देखो यहाँ तक मान लेते हैं त्रिज्या, ऐसे मान लेते हैं त्रिज्या, यहाँ तक मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को यूँ। ठीक, अब घुमा देते हैं इसको वृत्त पे, ये ऐसे यूँ घुमाना है भाई यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घुमाना है भाई, यूँ घूम गया ऐसे। ठीक, तो यूँ ठीक ऐसे चलेगा। अब इसमें अगर यहाँ ध्यान से देखो तो दो वेग हैं। अगर किसी बिंदु पे देखो, एक वेग है ऊपर की तरफ v लंबवत घटक, v लंबवत घटक जो है v साइन थीटा, और एक है अनुदिश घटक, समांतर घटक, b की दिशा के समांतर, v समांतर घटक। ठीक, v लंबवत घटक कौन सा है? v साइन थीटा। और v समांतर घटक कौन सा है? v cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद कहता है दो चक्करों के बीच की दूरी, यानी जब दो चक्कर मारेगा तो उनके बीच की दूरी। देखो दो चक्करों के बीच की दूरी ये हो गई, मान लो ये। कहता है ये है x, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पिच। पिच का मतलब होता है दो चूड़ियों के बीच की दूरी, यानी जब कोई पेंच कसते हैं तो उसकी दो चूड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है?
पिच होती है। तो पिच ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे की दिशा में जाने वाला वेग है मेरे पास, आगे की दिशा में ले जाने वाला वेग है मेरे पास, वो कौन सा है? वो है v cos थीटा। लेकिन मेरे पास एक चक्कर का समय नहीं है। एक चक्कर कितने समय में लगेगा, कितने समय में एक चक्कर मारेगा, वो नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे पास वो चाल है, वो वेग है जिससे घूम रहा है, और मेरे पास त्रिज्या है, ये तो है मेरे पास। इससे तो निकाल लेंगे सर जी हम। आपके पास वेग भी है, आपके पास त्रिज्या भी है। एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? ठीक, एक चक्कर लगाने में समय कितना लगा? परिक्रमण काल, एक चक्कर का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल टी। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है भाई? किसी भी वृत्त पे एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है? अरे सर जी, तो 2πr ही तो होती है, 2πr। और कितनी है चाल? चाल कितनी है? जिस चाल से वृत्त पे घूम रहा है वो चाल कितनी है? कहता ये है v sin थीटा। v sin थीटा से ही घूम रहा है, तो ये हो गया v sin थीटा। ये है एक चक्कर घूमने में कितना समय। अब एक चक्कर घूमने में जितना समय लेगा वही बनेगी पिच, क्योंकि दो चूड़ियों के बीच की दूरी वही होगी। एक चक्कर में जब घूम के आएगा तो अगली चूड़ी में आ जाएगा वहीं पे। एक चक्कर घूम के आएगा, देखो यहाँ से एक चक्कर शुरू हुआ, यहाँ से, ठीक, यहाँ से घूमेगा, देखो एक चक्कर से, देखो अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक चक्कर में घूमी हुई दूरी आ गई। तो ये क्या है? ये है पिच। ठीक, अब पिच निकालूं तो आगे की दिशा में वेग और एक चक्कर का समय, तो लिख देता हूँ पिच। देखो पिच आ गई। पिच को क्या मान रहे हैं? पिच x बराबर, पिच को क्या मान रहे हैं? x। आगे की तरफ कितना वेग है? v cos थीटा, और परिक्रमण काल कितना है? t। देखो ये बन गई पिच, ये रहा पिच। ठीक, अब इस पिच को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का और इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलो, x यानी पिच, v cos थीटा t, कितना t है? देखो 2πr बटे v sin थीटा, 2πr बटे v sin थीटा, ये बन गया। ठीक, r का जो मान है वो यहाँ से लग सकता है, r अपॉन v sin थीटा। देखो यहाँ से अगर मैं r अपॉन v sin थीटा चाहता हूँ तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से r अपॉन ये v sin थीटा यहाँ से हटा लूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ v sin थीटा, और इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। देखो देखो देखो, समझ गए होगे तुम कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैं r अपॉन v sin थीटा का मान यहाँ से यहाँ रखने वाला हूँ। ठीक, यहाँ रखूँगा, देखो मैं एक जगह पे रखूँगा, देखो मैं का मान। अब देखो इतनी चीज़ को हटाऊँगा, देखो मैं ये हटाया, देख मैंने ये हटाया, देख ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, देखो। ठीक, 2π और इसके साथ में क्या है? m अपॉन बी क्यू, m अपॉन बी क्यू। लो देखो सिंपल हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया पिच। x हो गया 2π m v cos थीटा अपॉन बी क्यू। ठीक, ऐसे। और ये जो गति है इसका नाम क्या है? इस गति का नाम क्या है? ये है कुंडलिनी गति, कुंडलिनी गति। ऐसे अंग्रेजी में क्या बोले हैं? अंग्रेजी में बोले हैं हेलिकल मोशन। ये है हेलिकल मोशन। हेलिक्स क्या? स्प्रिंग की जैसी शेप पे चलता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना,
ऐसे चलता है। ये है हेलिक्स। तो सूत्र बनाने की बात जहाँ तक आती है, सूत्र बनाना इसका बोर्ड में आता है, इसका सूत्र जो है बोर्ड परीक्षा में आता है, और मान के चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि किसी आवेशित कण की जो कुंडलिनी गति है उसको समझाइए। आवेशित कण द्वारा जो कुंडलिनी गति है, जो रास्ता है, पथ है, उसकी पिच के लिए सूत्र बनाइए। ठीक, ये है आपका डेरिवेशन। ठीक, अब इसमें कहाँ क्या चीज़ डालनी है, कोई न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, कोई थीटा वीटा कोण वगैरह दे रखे हैं, वो ठीक है लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। इसलिए मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है और सिंपल है, सिंपल सा है बिल्कुल। चलिए अब करवाते हैं एक उदाहरण। उदाहरण आ गया 4-3। उदाहरण है ये बच्चों, ये तो सिर्फ उदाहरण है। 6×10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत समझ गए होंगे आप, समझ गए बस सर जी, अब हम समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये v दे दिया किसी आवेश को, ये मान लीजिए कोई आवेश था q। ठीक, तो लंबवत देने पे क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है, पथ बन जाएगा। ठीक, वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, q v b m v² कर देते हैं। क्यों, क्योंकि v और b के बीच का कोण कितना है, 90, लंबवत है। तो होता क्या है, q v b साइन थीटा होता है, थीटा तो 90 हो गया। ठीक, v और b लंबवत हो गए तो v काट लेते हैं, तो r आ गया mv/bq, ये हो गई त्रिज्या वृत्ताकार पथ की, जिस वृत्ताकार पथ पे घूमेगा उसकी ये त्रिज्या बन गई। मतलब सिंपल सा सवाल है यार, बहुत सिंपल आसान। अब इसमें जो भी मान है वो लगा देते हैं। देखो r निकाल रहे हैं, देखो r में मान डाल देता हूँ फटाफट। मास यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का है द्रव्यमान 9×10⁻31 किलोग्राम में होना चाहिए। देखो किलोग्राम में ही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और किस वेग से गया, 3×10⁻7 मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में ही है, ठीक है। 3×10⁻7। टेस्ला में फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 6×10⁻4, -4 है कि +4 है, -4 है सर। आवेश इलेक्ट्रॉन का है, यानी इलेक्ट्रॉन की जानकारी आ रही है, सीधी सीधी बात है, ये रहा आवेश। ठीक, बस यही है त्रिज्या। कितनी आ रही है त्रिज्या, ये आ रही है 0.26 मीटर, और सेंटीमीटर में रखेंगे तो 26 मीटर, 26 सेंटीमीटर यार, 26 मीटर कहाँ, 0.26 मीटर है ना, 26 सेंटीमीटर आ रही है। अब कह रहा है इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति की बात आ गई। देखो आवृत्ति निकालेंगे इसकी तो यहीं से निकालेंगे, देखो इसी सूत्र से निकालेंगे। देखो आवृत्ति निकालेंगे इसकी, ध्यान रहे ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मान आ चुका है, ये रहा देखो। ठीक, आवृत्ति तो आवर्तकाल निकालूं पहले,
पहले आवर्तकाल निकालूं, कितना टी, कितना आएगा देखो आवर्तकाल, अभी भी मैंने बनाया था एम वी 2 पाई एम बाई बी क्यू, देखो ये बनाया था मैंने सूत्र अभी अभी। ठीक सर जी, दोबारा बना दो इसको, दोबारा बनाऊँ? अच्छा ठीक है, चलो दोबारा बना देता हूँ यार, दोबारा बनाता हूँ। लो भाई, आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल होगा एक चक्कर में चली गई दूरी, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? 2 पाई आर। ठीक, और किस चाल से चलता है? v से चलता है। ठीक, अब r का मान रखूं, जरा देखो r का मान, ये रहा r का मान। ठीक, तो यहाँ r का मान लगा दूं, चलो लगा देते हैं, यहाँ r का मान लगा लेते हैं, इस r को हटा लेते हैं और r का मान लगा देते हैं। r का मान क्या है? ये रहा एम वी बाई बी क्यू, v को काट देते हैं। देखो मैं कह नहीं रहा था यार 2 पाई एम बाई बी क्यू आएगा, अरे यार तुमने यार करवा दिया मुझसे डबल, है ना। लिखो ले, फिर आ गया, ले ये लो, ये आ गया 2 पाई एम बाई बी क्यू लिखता हूँ, देखो बढ़िया तरीके से। फिर 2 पाई एम बाई बी क्यू, ये लो। ठीक, अब ये है इसका आवर्तकाल, और अगर इसकी आवृत्ति बनाऊं, आवृत्ति बनाऊं, ठीक, तो 1/आवर्तकाल कर दूंगा। देखो इसको कर दूं, आवृत्ति को न्यू बदल दूं, बी क्यू बाई 2 पाई एम, आवर्तकाल को उल्टा कर दिया, लो 2 पाई एम, ये कर दिया आवृत्ति। लो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल निकाल लो, उल्टा कर दो, पलट दो, 1/आवर्तकाल कर दो, आ जाएगी आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर घूमेगा, 1 सेकंड में कितने चक्कर घूमेगा, यह है आवृत्ति। ठीक, इसकी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। अब कण की किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, अच्छा कौन सी ऊर्जा होगी इसके पास? गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा? चाल के कारण ऊर्जा है, और चाल के कारण ऊर्जा है, और चुंबकीय क्षेत्र गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं करता? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल वेग की दिशा के लंबवत रहता है। लगाया गया बल अगर वेग की दिशा के लंबवत रहेगा तो वो वेग में परिवर्तन, परिमाण में परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, वेग के परिमाण में परिवर्तन नहीं करेगा, वेग की दिशा में परिवर्तन तो कर देगा। और क्या करेगा? इसका परिणाम क्या होगा? कि वो आवेशित कण एक वृत्त पे घूमेगा। ये तो हम समझ गए। इसका मतलब चाल में परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक, कण की, अब देखो की कैसे लिखा मैंने यार, ये हद है यार, छोटी की मात्रा लगा दी यार, लोग बड़ी की मात्रा लगाता हूँ। ठीक है, ओके, कण की। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कितनी ऊर्जा है? 12mv²। ये है कण की, के मान लेते हैं इसको गतिज ऊर्जा। तो कण का द्रव्यमान लगाते हैं और कण की चाल का वर्ग करते हैं। ये जो ऊर्जा है ये जूल में है, ये जूल में है, ये देखो जूल में है। ठीक, अब इसको अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर लो इसको। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10⁻⁻19, और यहाँ से अब जूल हटा लो, ये लो, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है तुम्हें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी 1000 से और भाग कर लो यार, किलो बना लो। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो हो गया, देखो ये तो फटाफट हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो बन गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस हो गया।
इसको हल कर लो, जो भी गुणा भाग करनी है कर लो। कितनी आ रही बताओ? चलो मैं लिख के बताता हूँ कितनी आती है। ये आती है 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आ रही, देखो लो। टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक, देखो चमक गया एकदम, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अब इसमें दूसरी बात आई कुंडलिनी गति के बारे में। एक छोटा सा ब्लूप्रिंट है एनसीईआरटी में, अगर आप देखें नीले रंग का पेज है। सामान्यतः क्या होता है, इसे छोड़ देते हैं यार, इसको छोड़ना नहीं यार, इसको छोड़ो मत यार, इसको थोड़ा सा तो पढ़ो, कम से कम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं। आवेशित कणों की कुंडलिनी गति तथा उत्तर ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, ठीक, क्या ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का तथा उत्तरी कनाडा में आकाश में वर्णों का अत्यंत वैभवशाली दृश्य दिखाई देता है। नृत्य करते हरे गुलाबी प्रकरणों का दृष्टिगोचर होना जितना मनोहारी व चित्ताकर्षक है उतना ही उलझनपूर्ण भी है। यानी जितना आकर्षित करने वाला है उतना उलझन भरा भी है। भाई कारण क्या है इसका? ठीक, भौतिकी में अब इस प्राकृतिक परिघटना का स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है, जिसका इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंध रखता है। यानी अब क्या कह रहा है कि यहाँ एक कुंडलिनी गति है, एक कुंडलिनी गति है। सौर प्रज्वल के समय सूर्य में विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पास में फंस जाते हैं तथा क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश कुंडलिनी पथ पर गति करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय ध्रुवों पर बहुत पास पास आ जाती हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय रेखाएं पास पास आ जाती हैं, जिसके कारण वो आवेशित कण उसमें घूमने लगते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गति क्या है? कुंडलिनी गति है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब आएंगे पास पास, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाएगा तो वो कण घूमने लगेंगे। अब उससे ध्रुवों के निकट आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है, ध्रुवों के निकट आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है। उधर जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। दोनों के बढ़ जाने से यह आवेशित कण वायुमंडल के अणुओं से तथा परमाणुओं से टकराते हैं। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा उत्तेजित नाइट्रोजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु, महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। उत्तेजित ऑक्सीजन के परमाणु कैसा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? ये सवाल हो गया जनरल नॉलेज का। तो कैसा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दूसरा सवाल आ गया, उत्तेजित नाइट्रोजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी अगर नाइट्रोजन के परमाणुओं को उत्तेजित कर दिया जाए तो किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बच्चों? गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर हरा और गुलाबी रंग का प्रकाश दिखाई देता है। ठीक, भौतिकी में इस परिघटना को उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति में ऑक्सीजन के परमाणु उत्तेजित होते हैं जो हरे रंग का प्रकाश देते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु उत्तेजित होते हैं जो गुलाबी रंग का प्रकाश देते हैं। ये होता है आवेशित कणों का ध्रुव के पास होना, जहाँ पर आवेशित कणों का घनत्व बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, वो कुंडलिनी गति करते हैं, वायुमंडल में घूम रही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके कारण वो गुलाबी और हरे रंग का प्रकाश उत्तेजित करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल याद हो गया, एकदम एकदम रट्टा लग गया बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है, ये थी जनरल नॉलेज की बात। खैर अगली क्लास में हम लोग कर रहे हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या रहा? देखो तुम्हें अगला टॉपिक बताता हूँ। अगला टॉपिक है संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र वेग वर्णकर्ता। वेग वर्णकर्ता यानी वेग को छांट लेने वाला, वेग को
अलग कर लेने वाला, वेग पर प्रभाव ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत यूज होती है फिजिक्स के अंदर, प्रकाश के अंदर ये यूज होती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में लेंगे वेग वर्णकर्ता, इसके बाद लेंगे और इम्पोर्टेंट बात साइक्लोट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को त्वरित गति से चलाना, यानी उसकी चाल बढ़ाना। ठीक, ये है साइक्लोट्रॉन। ठीक, खैर मिलते हैं अगली क्लास में। अगला टॉपिक है हमारा क्या, देखो देखो देखो, वेग वर्णकर्ता। ओके।